नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ की। अबुझमाड़ से नक्सलियों का सफाया करने के लिए फोर्स का ऑपरेशन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। अबुझमाड़ एनकाउंटर में मिली सफलता के बाद बस्तर आईजी ने बताया है कि 22 सितंबर को फोर्स को अबुझमाड़ में नक्सलियों की सूचना मिली थी। अब इसके आधार पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन प्लान किया और मौके के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित अबुझमाड़ के जंगल में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में बालाघाट निवासी जगदीश भी शामिल हैं। तो वहीं अबुझमाड़ के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच इस मुठभेड़ में बालाघाट निवासी नक्सली जगदीश और उसके 2 साथी मारे गए। जगदीश जो डिविजनल कमेटी का मेंबर था और उस पर 16 लाख रुपए का इनाम था, वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों में सक्रिय माना जाता था। मारा गया एक अन्य नक्सली रूपेश दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का सदस्य था और उसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली भी मारी गई है। और इन सब के संदर्भ में 2 चीजें हाईलाइट करना जरूरी है, एक हथियार और एक विकास। हथियार क्या होता है? तो हथियार चलता कम है, डर चलाने का कम और उसको दिखाने का ज्यादा होता है। हथियार दिखाने की चीज है, डराने की चीज है। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि हथियार नक्सलियों के पास शायद पुलिस से लड़ने के लिए, लेकिन इस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि नक्सलियों ने जो हथियार रखा है वो ग्रामीणों के विरुद्ध में और विकास के विरुद्ध में रखा है। 3 लाइनों में इसी हथियार को लेकर 2 नक्सली एक गांव में आता है और बोलता है कि सभी ग्रामीणों को मीटिंग में आना है। हथियार के डर से ग्रामीण आते हैं, हथियार के डर से नक्सली जो बोलता है उसे मानते हैं। हथियार के डर से ये मानते हैं कि ये जनताना सरकार की मीटिंग है या जन अदालत है। उसी हथियार के डर से अपने ही किसी भाई, चाचा या किसी पड़ोसी को सजा सुनाते हैं, बोलते हैं जन अदालत की सजा है, उसको मारते हैं। इसी हथियार के डर से ग्रामीणों से विकास की परियोजना का विरोध कराते हैं और इसी हथियार के डर से ग्रामीणों को बंधक बनाकर अलग अलग धरनाओं में बैठाते हैं। तो हथियार दिखाने की और डराने की चीज ज्यादा है, चलाने की और मारने की कम। बाकी चलाने और मारने की जो चीज है वो पुलिस वाले कर ले रहे हैं। अगर हमारे पास सामने जब हथियार चल रही है तब उसका जवाब दे रहे हैं और उसका आउटकम दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे, तो अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ रविंद्र उपाध्याय रिटायर्ड पुलिस अधिकारी होंगे, अजय चंद्राकर नक्सल मामलों के जानकार हमारे साथ शामिल होंगे, जुल्फिकार अली संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, मुकेश चंद्राकर संवाददाता बीजापुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर से हमारे साथ मुकेश जुल्फिकार अली का। थोड़ी देर में हमारे साथ जुल्फिकार अली जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ तो बड़े मेहमान जुड़ चुके हैं, रविंद्र उपाध्याय रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और जय चंद्राकर जी। रविंद्र उपाध्याय जी से हम शुरुआत कर लेते हैं। सर, आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं पूरे इलाके को, क्योंकि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, साथ ही अपना छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, इन सब के कई इलाके हैं, झारखंड का, जिसको रेड कॉरिडोर में हम शुमार करते हैं। अबुझमाड़ एक ऐसा इलाका है जिसे नक्सलियों के हिसाब से बूझना बड़ा ही मुश्किल था। अब इसमें जब हमारे जो सैनिक जवान हैं, जब इस अबुझमाड़ को उन्होंने भेद दिया है, आगे क्या लगता है, क्या एक एक करके जो गृह मंत्री अमित शाह का सपना है कि 31 मार्च 2026 तक कम से कम इन नक्सलियों का हम सफाया, माओवादियों का सफाया कर सकें, क्या इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है? नहीं, आप पहली बात तो यह है कि मैं नारायणपुर पुलिस को, दंतेवाड़ा पुलिस को, उनके साथ गए हुए संयुक्त बल को, डीआरजी को, बीएसएफ की कंपनियों को, जिन्होंने 124 घंटे ऑपरेशन चलाया, इसलिए उनको मैं बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छी कामयाबी है और कामयाबी 2 स्तरों पे बहुत अच्छी। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बड़े गैंग लीडर जो सबसे ऊपर स्तर के होते हैं वो मारे गए, और दूसरी बात उनके पास जो नक्सल सामग्री है, हथियार जो बरामद हुए हैं, AK-47 है, SLR है, इंसास है, 303 है और रॉकेट लॉन्चर हैं, ऐसे बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो बरामद हुए हैं। तो इसलिए तो ये सभी बधाई के पात्र है, क्योंकि बरसात के मौसम में पहली बात तो अबुझमाड़ मतलब जिसे बूझा ना जा सके ऐसा माहौल, इसको शुरू से माना जाता है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, पुलिस का हो, वन विभाग का हो। अबुझमाड़ को अबुझ के नाम ही से ही जाना जाता है कि जो जिसे बूझा ना जा सके। और ऐसे जगह पर जाके जो गढ़चिरौली का किनारा है जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, उस जगह जाकर और 124 घंटे का ऑपरेशन, 124 घंटे का ऑपरेशन पुलिस के लिए
और ये फोर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, वही बरसात के इस तरह मानसून के मौसम में। तो इनको मैं तो पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। और अभी आपने जो बोला कि माननीय गृह मंत्री जी भी ये सोच रहे हैं कि ये जल्द से जल्द नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, तो उपलब्धियां लगातार हासिल होते जा रही। पहले उपलब्धियां जो होती थी वो बहुत कम होती थी, इन्हीं गिनी होती थी, इन्हीं गिनी उंगलियों पे गिनी जाती थी। अब तो क्या है कि हर माह एक जो है उपलब्धि गिनी जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं कि इस तरह से ये अगर काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब नक्सलवाद कि बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी और बहुत कमी आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा काम होगा। क्या स्ट्रैटेजी होती होगी सर, अगर आप बताना चाहें 2-3 लाइन में कि स्ट्रैटेजी क्या अपनाते होंगे, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि ये जो पूरा इलाका है अबुझमाड़ का माड़ है जिसे समझा नहीं जाता था क्योंकि वहाँ पर इतने प्रभावशाली नक्सली वहाँ पर सक्रिय थे कि उसको बूझ पाना, उसको भेद पाना इस माड़ को अपने आप में मुश्किल था। क्या स्ट्रैटेजी रही होगी कि इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी? देखिए आजकल क्या तकनीकी के दौर है और तकनीकी के लाभ हर तरह से सशस्त्र बल को मिल रहा है। पहले तकनीकी हमारे पास नहीं होती थी, ड्रोन सिस्टम नहीं होते थे, हम लोग को बहुत जल्दी जो मोबाइल होते थे वो नहीं होते थे, टावर नहीं होते थे, जिसकी कनेक्टिविटी की बहुत कमी थी। तो कनेक्टिविटी होने से बहुत ज्यादा हमको लाभ मिला है, संचार साधन होने से बहुत अच्छा लाभ मिला है। और ये लाभ जो है यही दर्शाता है कि आने वाले समय में अगर हमको इस तरह इलेक्ट्रॉनिक के लाभ मिलते रहेंगे या अन्य तरह के लाभ मिलते रहेंगे तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और स्ट्रेटेजी इसी आधार पर ही तय होती है। पहले क्या था कि पुल नहीं थे, सड़क नहीं थे, रास्ते नहीं थे, वो भी एक कमियां थी, फोर्स की बहुत कमी थी। अभी आज की स्थिति में क्या है कि हर जिले में एक एक जो है बटालियन और उससे ज्यादा फोर्स उपस्थित है और फटाफट डीआरजी का फोर्स है, सीआरपीएफ का फोर्स है, बीएसएफ का फोर्स है, एसटीसीबी का फोर्स है, सभी हम लोगों को एक साथ मिलकर एक साथ ऑपरेशन करते हैं। पहले एक दूसरे फोर्स को समझने में। ठीक है, हमारे साथ अजय चंद्राकर जी भी हैं। कहा जा रहा है कि हम लोगों के बीच में आपस में ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। अजय चंद्राकर जी, कहा जा रहा है कि भारी मात्रा में इन नक्सलियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही 23 सितंबर का ये पूरा मामला है, 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है, 124 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। भारी मात्रा में गोला बारूद हथियार बरामद होना क्या बड़ी साजिश की ओर भी इशारा करता है? क्योंकि एक तो केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसी भी तरह से यह आंतरिक सुरक्षा का जो मामला है जिसमें नक्सली जो खासकर हैं हमारे राज्यों को आंतरिक तौर पर जो नुकसान पहुंचाते हैं उनसे निपटा जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है प्रीति जी आपका। देखिए अभी आप जो बाइट चलाए प्रभात कुमार जी का, एसपी नारायणपुर का, आज उनके स्टेटमेंट को सुनकर के बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई और यह स्पष्ट किए कि वो जो ग्रामीणों को डराने के लिए हथियार रखते हैं फोर्स या पुलिस के ऊपर, अब उनका जो टेक्नोलॉजी है वो कमजोर हो गया। नहीं तो प्रीति जी, जब केपीएस गिल जी को इसका इंचार्ज बनाया गया था छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के समय, तो केपीएस गिल जी को स्टेटमेंट देना पड़ा था। मुझसे यह कहा गया है कि आपको बहुत सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत नहीं। उस समय सरकार भी डरी हुई थी, फोर्स अपने जिस तरह से उनको डायनामिक होना था, उनके सामने चुनौतियां थी। लोकल पुलिस में इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आता था। तो वो समय और आज के समय में हम कंपेयर करें तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता है। दूसरी बात है, मैं 1990 से अबुझमाड़ जा रहा हूं प्रीति जी, और एक समय था जब अबुझमाड़ जाने में प्रतिबंध लगा हुआ था सरकार के समय। और रविंद्र जी जो जिक्र किए बहुत बढ़िया कि ये जो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, गढ़ चिलौड़ी का जो कैचमेंट एरिया है, वहां से लेकर के ये नारायणपुर तक हम पहुंचे, या अबुझमाड़ के मुकेश भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इरपानार का वह मुठभेड़ भी याद होगा जो धौड़ाई के से 15 किलोमीटर दूर है इरपानार। लेकिन उसमें लोकल जो डीआरजी के जो हमारे मेंबर होते थे उनको भी शहीद होना पड़ता था। लेकिन आज अबुझमाड़ में जाकर के हमारी फोर्स, आपने कहा कि उन रास्तों से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता था, जिन रास्तों के बारे में पता चलता था कि भाई ये नक्सली इलाका, यहाँ से तो मत ही जाओ,
लेकिन कई रिपोर्ट्स भी आई हैं उसके बाद कि वहाँ के स्थानीय नेता ही इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, नक्सलियों को बढ़ावा देते हैं, उनका अपना पॉलिटिक्स वहाँ चलता है, अपनी चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। हमारे साथ दो संवाददाता भी हमारे जुड़ चुके हैं। बीजापुर से हमारे साथ मुकेश चंद्राकर, जुल्फिकार अली रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजापुर से जो हमारे साथ संवाददाता है मुकेश, एक बार उनके पास हम चलेंगे। ये पूरा जो मामला है 3 नक्सलियों का सफाया एक ऐसे इलाके में, एक ऐसे बीहड़ इलाके में जिसको माढ़ नहीं बल्कि अबुझमाड़ नाम दिया गया। नक्सलियों के हिसाब से भेदना बड़ा मुश्किल था। क्या कहेंगे इसके बारे में, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में? 124 घंटे का ये ऑपरेशन था, साथ ही केंद्र सरकार की नीति जिसमें अभी एकदम साफ है, एकदम क्लियर कट है कि अब नक्सली जो कि देश को आंतरिक तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं उनका सफाया हम करके रहेंगे। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि 3 राज्यों के बीच में बसा अबुझमाड़ का जो 5000 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है, घने जंगलों के साथ इस पूरे इलाके की भौगोलिक परिस्थितियां बेहद विपरीत हैं। पहाड़ियों की पूरी एक श्रृंखला है और इस पूरे इलाके में सरकार की किसी भी तरह की कोई पहुंच नहीं है। हालांकि नारायणपुर से ओरछा की तरफ से जब आप अबुझमाड़ प्रवेश करते हैं तो करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पे बसे जो गांव हैं, यहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, मसलन पीने के लिए पानी के लिए हैंडपंप या फिर आंगनबाड़ी और स्कूल, इस तरह की चीजें नजर आएंगी। मगर उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे जब आप, तो इस इलाके में सरकार की किसी भी तरह की कोई पकड़ नजर नहीं आती है। उसके पीछे वजह स्पष्ट है कि नक्सली हमेशा से ही विकास विरोधी रहे हैं। वहीं जब आप बीजापुर के इलाके से अबुझमाड़ की तरफ प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो बीजापुर से अबुझमाड़ के प्रवेश के लिए बस्तर की जो इंद्रावती नदी है वो जो है सीमा का काम करती है। मतलब आप ऐसे समझिएगा कि नदी के एक किनारा और नदी के दूसरे किनारे पे बिल्कुल 2 अलग अलग दुनिया बसे हुए हैं। इस इलाके में सरकार की तमाम योजनाएं आपको देखने को मिल जाती है, मगर दूसरे किनारे पे माओवादियों की मौजूदगी की वजह से वहां पीने का साफ पानी एक ये भी कारण है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को जो सरकार की योजनाओं से या समाज में मुख्य धारा से जुड़ते जुड़ते रह गए, जिनको वो सुविधाएं नहीं मिली, उन्होंने लास्ट में हथियार इख्तियार कर लिया। ये कई बार आया भी है मुकेश। जी देखिए, हथियार उठाने के पीछे सबके अलग अलग वजह होते हैं। कईयों बार अलग अलग परिस्थितियों की वजह से यहाँ पे जो युवक हैं, आदिवासी युवा हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं या फिर 5वीं या 8वीं पास आउट तक की पढ़ाई किए हैं, ऐसे युवाओं का ब्रेन वॉश भी किया जाता है। और उसके साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक तमाम कारण होते हैं जिस वजह से हथियार उठाने के यहाँ के आदिवासी युवा मजबूर भी हो जाते हैं। कईयों दफा पुलिस पे फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगते हैं, तो ऐसे आरोप जब लगते हैं तो ऐसे आरोपों को भी नक्सल संगठन लंबे समय तक बुनाते आया है और इस इलाके में आदिवासी युवाओं के हाथों पे बंदूक तमाता आया है। मैं वापस आपके पहले सवाल की तरफ जाऊंगा प्रीति जी। अबुझमाड़ का जो इलाका है, ये इलाका नक्सलियों के लिए काफी महफूज ठिकाना क्यों है, इस बारे में समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस इलाके में नक्सलियों ने अपना एक तरीके से एक अघोषित राजधानी बना रखी है। नक्सलियों के टॉप लीडरशिप की बात करें, चाहे वो DKSZC यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के जो बड़े लीडर्स हैं, इसके साथ CC मेंबर्स की बात करें जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं, पोलित ब्यूरो मेंबर्स हैं जो कि नक्सलियों के नीति निर्धारण का काम करते हैं, नक्सलियों के थिंक टैंकर होते हैं, ये इसी इलाके में सबसे ज्यादा सक्रिय रहे हैं। और इस इलाके में लंबे समय से ऑपरेशंस नहीं चलाए गए हैं, मगर सत्ता परिवर्तन के बाद पिछले 9 महीने में हम देख रहे हैं कि ये कोई पहला एनकाउंटर नहीं है नारायणपुर में जो 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है। ठीक है मुकेश, जिसपे 25 और भी जानकारी आपसे लूंगी। जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। कई सारे कारण बताए मुकेश ने, कई सारे कारण, मूलभूत सुविधाओं का भी कारण, ब्रेन वॉश का भी मामला इसमें आया, आर्थिक जो विपत्ति होती है वो भी है, बहुत ज़्यादा आप मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं उसका भी फ़ायदा जो बड़े नक्सली हैं वो उठाते हैं। मुख्य धारा से नहीं जुड़ने दिया जाता आज के दौर में भी, ताकि आप समझ ना पाएँ उनकी स्ट्रैटेजी को, सरकार के आप योजनाओं में शामिल ना हो पाएँ। ये कितना बड़ा एक, आप कहेंगे कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहा है आज के दिन में कि एक ऐसे इलाके में घुसकर हमारे सेना के जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है जिन्होंने कहीं कभी ना कभी, या फिर जिस तरीके से गोला बारूद वहाँ पर हथियार मिले, लग रहा था कि कोई बड़ी साजिश की तैयारी चल रही थी। इसको प्रीति जी इस तरीके से समझा जा सकता है कि जब सरकारों की इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसके जो परिणाम है वो बेहतर देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 9 महीने
पहले। हालांकि उसके पहले केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने पहले भी डेडलाइन दी, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद उसके बाद ये टारगेट फिक्स कर लिया गया कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है। तो माओवाद को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता और बिल्कुल शांति से बैठकर खत्म नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में सरकार की पॉलिसी बदली और सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हुई कि उस इलाके से पूरी तरीके से माओवाद को खत्म करना है। और यही वजह है कि लगातार ऑपरेशन उन अंदरूनी इलाकों में किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी जैसा कि मुकेश चंद्राकर बता रहे थे, क्योंकि वो ग्राउंड की रियलिटी जानते हैं, अंदरूनी इलाकों में जाते हैं और राजधानी रायपुर और दिल्ली, इन दोनों जगहों के लोगों की अपनी समझ अलग हो सकती है, लेकिन जमीन पे बैठा हुआ व्यक्ति जो उन अबूझमाड़ के इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानता है तो वो भी जानता है। अब यहाँ पे क्या है कि सरकारों ने ये फैसला ले लिया, केंद्र की हो या राज्य सरकार की, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, और जब फैसला ले लिया है कि माओवाद को खत्म करना है तो उन इलाकों में ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। उन अंदरूनी इलाकों में कैंप की संख्या है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। एक कैंप से दूसरे कैंप के बीच की दूरी को कम किया जा रहा है, जो पहले ज्यादा हुआ करती थी। अंदरूनी इलाकों में सड़कें बिछाई जा रही हैं। मुकेश चंद्राकर इसको और अच्छे से भी बता सकते हैं कि पहले जब ऑपरेशन जो हुआ करते थे उस दौरान अगर हम देखें तो उस दौरान गर्मियों का जब समय होता था, अप्रैल मई जून, जब आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की जुल्फिकार। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। हालांकि ये पूरा जो इलाका है आप समझते हैं अच्छे से, आप कवर करते हैं, समझते हैं इस पूरे इलाके को, मुकेश भी समझते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि 9 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिसमें केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उनका टारगेट ही है कि भाई इस पूरे इलाके को हम नक्सल मुक्त करेंगे, भारत को नक्सल मुक्त करेंगे। ऐसे में पूर्ववर्ती जो सरकार रही है, वहां पर भूपेश बघेल की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, क्या उन दिनों जब भूपेश बघेल की सरकार चल रही थी, क्या नक्सलियों पर नकेल कसने का काम उन लोगों ने भी उस तरीके से किया जैसे आज डबल इंजन की सरकार वहां पर कर रही है? देखो, इसको इस बात से समझे, ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने काम नहीं किया। काम अंदरूनी इलाके में हुए, लेकिन जब चारों तरफ से मदद होती है, जैसे कि संयुक्त अभियान की बात की जाती है, ज्वाइंट फोर्सेस अंदरूनी इलाकों में जाती हैं, तो जब सेंट्रल का प्रेशर अलग होता है, राज्य का अगर उसमें सामंजस्य हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये भारतीय राजनीति में देखा गया कि केंद्र में अगर दूसरी सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार है, तो बहुत सारी जगहों पर कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। जैसा कि अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, तो जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए जितने सीमावर्ती राज्य हैं, उन राज्यों के डीजीपी को कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने बैठक ली थी रायपुर में। सीएस भी उसमें शामिल हुए थे, तमाम आला अधिकारी शामिल हुए थे, केंद्र के अधिकारी। तब उन्होंने ये डेडलाइन फिक्स कर दी थी कि छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों से मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म कर दिया जाएगा। तो मतलब साफ है कि केंद्र सरकार की इच्छा है, राज्य सरकार उसमें सहयोगी है। तो जब इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है, मेरा कहने का मतलब कि सरकारों का कि किसी भी मामले में, चाहे वो गरीबी खत्म करनी हो, रोजगार देना हो, या कोई स्कीम को इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से करना हो, जब ऊपर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो जमीन तक और अंदरूनी इलाकों तक और आखिरी व्यक्ति तक उस काम को देखा जा सकता है। अजय चंद्राकर जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नक्सल मामलों के जानकार अजय चंद्राकर जी इस पूरे मामले पर कुछ कहना चाहेंगे? दो सरकारों को तो आप भी देख रहे हैं, इससे पहले भूपेश बघेल की सरकार और अभी 9 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों सरकारों में कितना अंतर नक्सलियों के लिहाज से? देखिए प्रीति जी, नक्सल समस्या की जब भी हम चर्चा करें तो ये दो सरकारों के मध्य कंपेयर नहीं हो सकता। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो दिग्विजय सिंह जी बोले थे कि छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी कोई चुनौती है, समस्या है, तो नक्सली समस्या है। लेकिन अगर पास्ट टाइम में जाएं तो इसकी पृष्ठभूमि तो राजा भंजदेव जी के महल में जब गोलीबारी हुआ था तब से वहां अनईजी पोजीशन था। अब वो बढ़ते 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 बढ़ते, चाहे दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की बात करें या फिर हम जोगी जी के कार्यकाल की चर्चा करें, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल की चर्चा करें, या फिर भूपेश जी का, या फिर विष्णुदेव साय जी का। लेकिन रविंद्र जी बहुत मार्केबल बात बोले थे, वो है आज टेक्नोलॉजी। और पहले सीआरपीएफ का जो रिकमेंडेशन था कि हर 5 किलोमीटर में फोर्स होनी चाहिए, उसमें सरकार काम की है। और आप अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग की थी, वो था आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा के कोण से निश्चित रूप से ये भूमि बहुत भली रही है प्रीति जी, लेकिन यहाँ बार बार जिस तरह से यहाँ
खून के धब्बे दिखाई दिए हैं, लेकिन यह बात भी स्वीकार करने योग्य है कि वर्तमान समय में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री जी बार बार डेडलाइन दे रहे हैं इसकी समाप्ति का, तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक है कि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्थानीय पुलिस जो है या गुप्तचर ठीक है, एजेंसियां एक बार पुलिसिया निगाह से भी समझ लेते हैं। रविंद्र उपाध्याय जी, अभी की सरकार की तरफ से जिस तरीके से आपको लग रहा हो कि पुलिसिया विभाग को सहूलियत दी गई है कि भाई अब आपको ये करना है, और पहले के समय में कितना अंतर देखते हैं आप एक अधिकारी के तौर पर और जो वहां पर तैनात हमारे सेना के जवान होंगे? नहीं, देखिए, सहूलियत तो पहले भी थी और आज भी। ये बात कहना गलत है कि पहले सहूलियत नहीं थी, लेकिन पहले ये था कि हमको मदद के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो बहुत देर से मिलता था, बहुत दूर पे रहता था। यदि हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स 50 किलोमीटर दूर है तो उसको हमारे पास आने में, जब तक हमारे पास इनपुट आता था और जब तक पैरामिलिट्री फोर्स आता था तब तो बहुत देर हो जाती थी और ऑपरेशन में सक्सेस नहीं हो पाते थे। अभी ये स्थिति हुई कि हर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर पूरे बस्तर में, चाहे आप कांकेर जिला देख लें, कोंडागांव देख लें, बस्तर सुकमा देख लें, दंतेवाड़ा देख लें, हर जगह 5 किलोमीटर पर फोर्स जंगल के अंदर उन जंगलों पर बैठा हुआ है जिन जंगलों में बैठने के लिए, जाने के लिए 3 बार सोचना पड़ता था। तो उससे क्या होता है कि जो रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत कम हो गया है। पहले 50 किलोमीटर जाने के लिए 3 दिन का रिस्पांस टाइम रहता था, अब 50 किलोमीटर जाने के लिए मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे 50 किलोमीटर चले जाते हैं। तो जो रिस्पांस टाइम कम हुआ है उसके कारण ये सफलताएं बढ़ी है। रिस्पांस टाइम कम होने से, फोर्स का ज्यादा आने से ये हम लोगों को सफलता मिलती जा रही है। दूसरी बात, हमको इस बात का भी विचार करना पड़ेगा कि मात्र नक्सली मार देने से नक्सली समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसा सोचा जा रहा है तो कोई भी सरकार जो सोच रही है, चाहे पूर्ववर्ती हो चाहे वर्तमान हो, ये गलत है। कोई नक्सली, आप 1000 से नक्सली मार दीजिए तो क्या नक्सली समस्या समाप्त हो जाएगी क्या? दूसरी बात, कंपैरिजन हमको यदि करना चाहिए तो अन्य स्टेट से भी करना करेक्ट, ये एक विचारधारा है। एकदम सही कहा आपने रविंद्र उपाध्याय जी कि नक्सलियों को मार देने से अगर कोई ये सोच रहा है कि हम नक्सलियों का सफाया कर देंगे और आगे के राज्यों में जहां भी हमारी जो आंतरिक सुरक्षा का ये जो पूरा मामला है इसको हम निपटाएंगे, इस पर मैं एक बार अजय जी के पास आना चाहूंगी। एकदम सही कह रहे हैं रविंद्र उपाध्याय जी, आप नक्सली मार सकते हैं, आप विचारधारा नहीं मार सकते, और माओवाद एक विचारधारा है। अब बिल्कुल प्रीति जी, यह विचार और वैचारिकी, इस शब्द को लेकर के ये माओवादी आगे बढ़े, लेकिन इससे कैसे निपटेगी सरकार? विचारधारा से कैसे निपटे? आप तो ठीक है नक्सलियों को मार देंगे, आप पुलिस फोर्स, हाँ, इसमें क्या है, राजनाथ जी जब गृह मंत्री थे भारत सरकार के, तो समाधान करके एक फार्मूला दिए थे आज पॉइंट में, और वो जो समाधान का फार्मूला है वो मील का पत्थर साबित हो रहा है, जिसमें प्रशासनिक, चाहे आर्थिक, चाहे जहां पर कड़ाई का काम करना हो, जहां पर हर तरह से 8 एंगल में सरकार उस समय निर्णय ली थी राजनाथ जी के नेतृत्व में। और वो जो एक फेत बना और जंगल में जो फोर्स पहुंचते गए, शुरू में विरोध हुआ। समय थोड़ा सा कम है, सबका पक्ष में जानूंगी इस विषय पे। हमारे साथ 2 संवाददाता भी हैं जो लगातार इस पूरे इलाके में सक्रिय रहते हैं, तो इसलिए छोटा रखेंगे तो और भी लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी। जल्दी से चंद्राकर जी। तो यहाँ पर क्या है, अभी रक्षाबंधन का त्योहार आया और बस्तर की बहनें फोर्स के भाइयों को राखी बांध रही थी, तो ये जो फेक पैदा हुआ है बहुत बड़ी फेक है। लेकिन ये विचार और वैचारिकी की लड़ाई है। माओवादी हिंसा प्रदेश के लिए तो नासुर बन चुकी है, लेकिन अन्य जुल्फिकार अली, ये बड़ा बहुत, ये एक जो टर्म आया कि आप नक्सलियों को तो मार देंगे, आप तो कह रहे हैं कि ठीक है सफाया कर देंगे, विचारधारा कैसे मारेंगे? जरूरत है विचारधारा को टारगेट करने की, जरूरत है इस विचारधारा को मार देने की। विचारधारा से लड़ना है तो उस क्षेत्र के लोगों को विकास थोड़ा अगर रास्ते पर लाना होगा और सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाना होगा। हाँ बोलिए। अगर विचारधारा से लड़ना है तो विचारधारा से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार जो सरकार भी मानती है और तमाम जो संगठन है वो भी मानते हैं कि उस क्षेत्र के जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और वो नक्सली विचारधारा से जुड़ जाते हैं, उसके कई सारे फैक्टर हैं। अगर वो मुख्य रूप से विचारधारा तभी छोड़ेंगे जब उनको जिस तरीके से देश का विकास हो रहा है उसी तरीके से उनका विकास होता है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उनके सरकारी नौकरियां मिलती हैं, उस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगती है, तो ये तमाम जब फैक्टर उस इलाके में होंगे
तो उसके बाद जब व्यक्ति सीधे तौर से जुड़ेगा और उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति में बदलाव आएगा तो विचारधारा और सीधे तौर से कमजोर होगी। और जैसा कि डीआईजी मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि लोगों को मार देंगे, नक्सलियों को मार देंगे तो उससे इसका हल नहीं निकलेगा। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि अगर उस इलाके में किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है, वो नक्सली है और उसको मार दिया जाता है, तो उसके परिवार के जो लोग हैं सीधे तौर से नक्सलिज्म से जुड़े नहीं हैं, लेकिन जब उनको इस बात की जानकारी होती है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी रोष होता है, आक्रोश होता है और एक नया नक्सली पैदा उठ खड़ा होगा, आने वाले वक्त में जुड़ जाते हैं। ठीक है मुकेश जी, ये जो अभी जुल्फिकार ने कहा कि विचारधारा और इससे लड़ने के लिए एक सिर्फ आपको पुलिस बल की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसे मूलभूत एक पहल की जरूरत है जिसकी जरूरत उस पिछड़े, उस मुख्य धारा से अछूते लोगों के पास अगर ये चीज जाए तो उसके बाद ये जो विचारधारा वाली बात है इसको हम टारगेट कर पाएंगे, इसे शायद हम खत्म करने की कोशिश कर पाएंगे। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है कि आप बंदूक के दम पर नक्सलवाद को खत्म कर पाए। मुकेश, बिल्कुल सही, बंदूक के दम पर आप किसी भी विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। और विचारधारा चाहे वो वामपंथ विचारधारा हो या फिर दक्षिण पंथ विचारधारा हो, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। सबसे प्रमुख बात यह है कि वैचारिक लड़ाई बस्तर में या फिर नक्सल संगठन लड़ ही नहीं रहा है। वैचारिकता या विचारधारा केवल एक मुखौटा है और वास्तविकता यह है कि इन्हें किसी भी तरह से इस इलाके में अपनी दहशत बरकरार रखते हुए अपनी साख बनाए रखना है। तो इस वजह से ये हथियार के दम पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जैसा कि नारायणपुर एसपी प्रभात सिंह जी का बयान भी आया आज कि हथियार जो है ये किसी की सेवा के लिए या फिर यहाँ के आदिवासियों के विकास के लिए नहीं उठाया गया है, बल्कि अपना खौफ बरकरार रख के अपना राज इस इलाके में कायम रखना है। तो विचारधारा किसी भी लिहाज से खत्म नहीं किया जा सकता, मगर वैचारिकता जो है नक्सलियों के जो थिंक टैंकर्स हैं, जो टॉप लीडरशिप हैं, इनके पास है। जो नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं नक्सल संगठन में, इन्हें किसी भी तरह से नक्सलवाद के विचारधारा की एबीसीडी की जानकारी नहीं होती है। जब भी उन इलाकों की रिपोर्टिंग पे हम जाते हैं तो नक्सलियों के जो नए रिक्रूटमेंट्स होते हैं, इनसे जब मुलाकातें होती हैं, जब हम इनसे पूछते हैं कि माओ की विचारधारा क्या है, तो उन्हें कुछ भी नहीं पता। अब उनसे जब पूछते हैं कि तुमने हथियार क्यों उठाया, तो जवाब केवल एक ही आता है जो रटा रटाया रहता है, जिससे स्पष्ट होता है कि नक्सल संगठन जो है युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें ये हथियार थमाया है। और जवाब केवल यही होता है कि हम जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हथियार उठाए हुए हैं। तो हथियार उठाकर ही आप बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान, हमारे साथ समय बहुत कम है और ऐसे में आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ रहेगा। देखते रहिए हमारा स्पेशल और खास प्रोग्राम प्रदेश का प्रश्न है।